नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अपराध बोध। सवेरा होते ही अक्षरा की बंधी बंधाई दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था न कभी सूरज उगना छोड़ेगा और न ही कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही दिनचर्या रोज फ्रेश होकर पति और बेटे का पहले नाश्ता, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठाकर चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतारकर सवेरे की चाय की खानापूर्ति करना। इन सब में एक सेकंड की भी इधर उधर होना मतलब बेटे या पति में से किसी एक का देरी होना। अक्षरा ने परांठे सेकने के लिए तवा चढ़ाया ही था कि माँ जी की घंटी बज गई। माँ, अक्षरा टिफिन तैयार कर रही है, अभी आती है। मोहित ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए ही चिल्लाकर जवाब दिया। मोबाइल के नीचे ताज़ा अखबार भी इस उम्मीद में खुला पड़ा था कि कोई उस बेचारे पर भी नज़र मार ले, लेकिन आज भी मोहित की मोबाइल पर फिसलती निगाहों ने नाश्ता समाप्त होने पर उसके पन्ने पलटकर उसे हमेशा की तरह कृतार्थ मात कर दिया। जिसे सही मायने में उसकी कद्र थी और जो सही में उसका एक एक अक्षर पढ़ना चाहती थी, वह तो सब कामों से निवृत्त होते होते इतना थक जाती थी कि पढ़ने की ऊर्जा ही समाप्त प्राय हो जाती थी। देर रात गए कभी लेकर बैठती भी तो मोहित यह कहकर रखवा देते, अभी कुछ देर में नया आ जाएगा, वही पढ़ लेना, सो जाओ और सोने दो। माँ जी की घंटी फिर बजी तो मोहित उठकर खड़ा हुआ। अक्षरा ने उम्मीद से उसकी ओर ताका, किंतु निराशा ही हाथ लगी। मोहित टिफिन लेकर निकल चुका था। अक्षरा झुंझला उठी, हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों समझी जाती है। मोहित भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछना ही क्यों, पकड़ा भी तो सकते थे। अक्षरा को आश्चर्य होता कि माँ जी की घंटी की तीव्रता और पुनरावृत्ति उसे इतना बेचैन कर देती है, किंतु मोहित के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतार कर अक्षरा माँ जी के कमरे की तरफ लपकी। ओह, कांपते हाथों से चाय छलक कर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी माँ जी को देखकर अक्षरा के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उबड़ आई। अरे, आप बोल देती ना कि चाय गिर गई है। माँ जी को संभालते हुए अक्षरा को अपने ही कहे शब्दों पर शर्मिंदगी हो उठी, क्योंकि माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हाँफने लगी हैं कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज़ लगाने की मनाही कर रखी है और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी है। आपने चाय पी भी या सारी गिर गई? सब गिर गई। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख अक्षरा ने उन्हें रोक दिया। विमला आने वाली है, अभी सब कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाज़ें आने लगीं तो अक्षरा ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए। उफ, एक तो इस रिनोवेशन ने नाक में दम कर रखा है, जाने कब खत्म होगा। बड़बड़ाती अक्षरा रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब तक विमला आ गई। उसे देखकर अक्षरा के चेहरे पर सुकून बिखर गया। चाय गिरा दी है माँ जी ने, संभाल लेना जरा, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ, और अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खौलती चाय के साथ बीते समय की स्मृतियाँ अक्षरा की स्मृति पटल पर दस्तक देने लगीं। जब अक्षरा इस घर में दुल्हन बनकर आई तब माँ जी यानी सासू माँ कितनी फिट थीं। अक्षरा के सुनने में आया था कि शादी की सारी तैयारियाँ उन्होंने अकेले ही कर ली थीं। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि अक्षरा देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे मोहित की तरह वह उसके लिए भी नाश्ता टिफिन सब तैयार कर देती थी। अक्षरा को संकोच होता तो वे उसे लड़ियाने लगती, मुझे सास नहीं अपनी माँ समझाकर। मुझे अच्छा लगेगा यदि तो अधिकार भाव से मुझसे कुछ मांगेगी या कहेगी। मोहित तो घर के प्रति पहले से ही लापरवाह था। अब अक्षरा ने उसके कपड़े मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी भी संभाल कर उसे और भी अधिक लापरवाह बना दिया। माँ जी शिकायत करती, लेकिन बेटे बहू का प्यार देखकर खुश भी हो जाती। उनकी खुशी जब दोगुनी हो गई जब अक्षरा के पांव भारी हुए। अक्षरा तो आखिरी महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने जटिल केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो घर वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। बेटी, नौकरी जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं सब संभाल लूँगी, माँ जी ने हौसला दिया था। आरंभ में मेडिकल, फिर बिना वेतन और अंततः
अक्षरा को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू काम करने लायक हो तब दूसरी कर लेना, क्यों चिंता करती है? इस अवस्था में तेरा खुश और चिंता मुक्त रहना ज़्यादा ज़रूरी है। माँ जी की दिलासा और हौसला अफजाई से अक्षरा को तब बहुत सहारा मिलता था। यह शायद माँ जी की अतिशय देखरेख ही थी कि इतने जटिल केस के बावजूद अक्षरा सामान्य प्रसव से जिगर को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियाँ भी नहीं मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमज़ोर था और उसे भरपूर देखरेख की आवश्यकता थी। माँ जी ने एक बार फिर कमर कस ली थी। उनकी हिम्मत देखकर अक्षरा और मोहित को भी जोश आ गया था। जिगर के 2 साल का होते होते डॉक्टर ने उसे भी हरी झंडी दिखा दी थी। अक्षरा ने फिर से नौकरी शुरू करने का मन बनाना आरंभ ही किया था कि स्वस्थ हंसमुख माँ जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पूरा परिवार हिल गया था। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत का सीधा खड़े रहना कैसे संभव है? समय रहते माँ जी की चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ सी गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दूभर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते थे। मुंह से कोई शब्द निकलने में इतना प्रयास करना पड़ता था कि शरीर पस्त हो जाता। इसके बाद भी निकले टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझने में सामने वाले को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर वक्त माँ जी के पास बने रहना संभव नहीं था। निदान स्वरूप पूजा की घंटी उनके पास रखी गई। जिगर का नर्सरी में एडमिशन हो जाने से अक्षरा का कार्यभार कुछ हल्का हो गया था, पर माँ जी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। सवेरे उन्हें तैयार करने और एक बारी खिला पिला देने के लिए विमला नामक नर्स की व्यवस्था हुई तो अक्षरा को थोड़ी सांस आई, पर फिर भी दिन भर उन्हें संभालते हुए वह बुरी तरह थक जाती थी। कभी माँ जी के हाथ से खाते हुए चमक छिटक जाता, कभी पानी का गिलास, कभी बाथरूम जाने की हरारत, कभी ठंड तो कभी पसीना। अक्षरा को लगता घंटी आ जाने से माँ जी की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। घंटी उनके लिए भले ही राहत लेकर आई हो, लेकिन अक्षरा के लिए तो सिरदर्द बन गई थी। सोते जागते उसके कानों में घंटी की आवाज़ ही गूंजती रहती। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज़ तीव्रतर होती चली जाती और अक्षरा के पहुंचने तक बजती ही रहती। झुंझलाहट से भरी अक्षरा सोचने पर मजबूर हो जाती कि इतना मरियल शरीर जो कि करवट भी स्वयं नहीं ले पाता, एकाएक इतनी जोर से घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेता है। हालांकि यह झुंझलाहट कुछ पलों की ही होती थी। माँ जी के पास पहुंचकर उनकी ज़रूरत जानकर यह सहानुभूति में तब्दील हो जाती थी। एक बार तो माँ जी को फिर से हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए एक टेबलेट दे रखी थी जो तुरंत उनके मुंह में रख देनी होती थी। माँ जी को अब ऐसी किसी खतरे का पूर्वानुभास हो जाता था और वे तुरंत घंटी बजाकर अक्षरा को बुला लेती थीं। इतनी सेवा करने के बाद भी माँ जी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। इसके साथ ही तबीयत पूछने आने वाले रिश्तेदारों की घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज से माँ जी के भाई बहन भतीजे भांजियाँ आते तो स्वाभाविक रूप से घर पर ही रुकते। अक्षरा का कार्यभार दुगना तिगुना चौगुना तक हो जाता, पर स्थिति की नजाकत समझते हुए वह सब कार्यभार संभाले हुए थी। आज तड़के ही देहरादून वाले मामा जी मामी जी को नाश्ता कराकर साथ खाना बांधकर रवाना करने के बाद अक्षरा को थकान के मारे चक्कर सा आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। मोहित और जिगर का टिफिन तैयार कर वह फिर से रजाई में दुबक गई। अत्यंत गहरी नींद में उसे माँ जी की घंटी का आभास सा हुआ तो वह रजाई में और अंदर सरक गई। उसे लगा अजीब है, वह भी सपने में भी उसके कानों में घंटी ही बजती रहती है। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर अक्षरा उठी तो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप बेहद भली लग रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर अक्षरा ने बिस्तर छोड़ा। मोहित और जिगर जा चुके थे, लेकिन पूरा घर बिखरा पड़ा था। लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण आज अक्षरा को झुंझलाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन के सुपुर्द करते जाते समय उसने माँ जी के कमरे में झांका। उनकी रजाई में कोई हलचल न देखकर उसने राहत की सांस ली। आज तो माँ जी भी भाई भाभी को रवाना कर तान कर सोई लगती हैं। चलो सोने दो, चाय बनाकर ही उठाऊंगी, तब तक सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेट कर
जब तक वह निपटी तब तक कपड़े धुल गए थे। उन्हें फैलाकर अक्षरा नहाने घुस गई। कमाल है, माँ जी अभी तक सो रही हैं। हमेशा तो अब तक घंटी बजा ही देती हैं। चाय चढ़ाती अक्षरा ने सोचा, अब तो विमला भी आने वाली है, चलो उसकी भी बना देती हूँ। अक्षरा ने चाय में पानी डाला ही था कि विमला आ गई। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, फटाफट माँ जी को तैयार कर, तब तक चाय तैयार हो ही जाती है। दरवाज़ा बंद कर अक्षरा प्लेट में रस्क निकाल ही रही थी कि विमला की हड़बड़ाहट भरी पुकार ने उसे चौंका दिया। विमला ने नींद में ही माँ जी के गुजर जाने की सूचना दी तो अक्षरा स्तंभ खड़ी रह गई। सोचने लगी, पर अभी तड़के मामा जी मामी जी रवाना हुए, तब तो उन्होंने उनसे बात की थी। फिर अचानक बुद्ध बनी अक्षरा को कब विमला ने बिठाया, मोहित को फ़ोन कर बुलाया। अक्षरा को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हुए, दाह संस्कार हुआ। अक्षरा कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के निर्देशानुसार सब कुछ करती रही। रिश्तेदार उसे ढाढ़स बंधवाते, तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से ही इतने दिन और जीनी, वरना तो शरीर में शेष ही क्या रह गया था। प्रत्युत्तर में अक्षरा खोई खोई सी उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे कि अपराध बोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया है, जो उसे चैन से न सोने देता है, न उठने देता है, न ही बैठने। क्या उस दिन गहरी नींद में उसने सचमुच माची की घंटी की आवाज़ सुनी थी, या वह एक सपना मात्र था? फिर वह सोचने लगी, यदि माँ जी ने सचमुच घंटी बजाई होती तो उसने अनसुना किया होता तो माँ जी और जोर जोर से घंटी तब तक बजाती रहती जब तक कि वह रजाई छोड़कर नहीं उठ जाती। लेकिन तभी अक्षरा के अंतरात्मा ने तर्क किया, हाँ तो उन्होंने बजाई तो थी, खूब जोर जोर से बजाई थी। तुम ही घोड़े बेचकर सोती रहीं, उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। नहीं नहीं, ये सब गलत है शायद। अक्षरा अकेले में ही जोर से चिल्ला उठी। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। आज सवेरे ही तो अंतिम रिश्तेदार जयपुर वाली मौसी जी रवाना हुई थी। जिगर को स्कूल छोड़कर आज से मोहित ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वह घर में अकेली है, नितांत अकेली। जिंदगी में पहली बार माँ जी भी नहीं है। अक्षरा की सहमी सी निगाहें माँ जी के कमरे की तरफ उठ गईं। यह क्या, उसके कानों में अचानक माँ जी की घंटी की आवाज़ कैसे गूंजने लगी। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। अक्षरा ने दोनों कानों पर हाथ लगा दिए, पर घंटी की आवाज़ आती ही रही। उसे लगा वह फिर सपना देख रही है, वह भी जागती आंखों से। अक्षरा ने खुद को चिकोटी काटी, नहीं नहीं, यह सपना नहीं है। तो फिर क्या माँ जी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है? भय से अक्षरा के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी वह पसीने में नहा उठी। अरे, यह आवाज़ तो दीवार के उस ओर से आ रही लगती है। आवाज़ की दिशा में अक्षरा के कदम अपने फ्लैट से निकलकर पड़ोस के फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। वह तो भूल ही गई थी, मोहित ने 2 दिन पूर्व उसे बताया था कि पड़ोस वाले फ्लैट में रिनोवेशन पूरा करवाकर नए पड़ोसी आ गए हैं। वो चाहता था कि अक्षरा जाकर उनसे मिल आए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। दरवाज़ा अक्षरा की ही हम उम्र नेहा ने खोला। अक्षरा के परिचय देने पर वह उसे ससम्मान अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करते हुए बोली, आना तो हमें था, पर घर व्यवस्थित करने में इतना उलझे रहे कि। अक्षरा का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज़ पर लगा। देखकर वह बोल उठी, मेरी सास हैं, पूजा कर रही हैं। तब तक माँ जी की ही हम उम्र और कदकाठी की महिला धूप लेकर बाहर आई। अक्षरा ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो नेहा ने अक्षरा का परिचय दिया। ओह, कब से नेहा को आपके यहाँ चलने के लिए बोल रही हूँ, पर यह बेचारी भी क्या करे, पूरा घर फैला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी माँ जी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहें, चाहे दूर रहें, या बहुत दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है, वह भी बिना गिले शिकवे के। अक्षरा अपलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था माँ जी ही उसे अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई हैं। उसकी आंखें डबडबा आईं। नेहा की सास शायद अक्षरा के मन की स्थिति को भांप गई थी। उन्होंने अपना प्यार भरा हाथ अक्षरा के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझ में उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। अक्षरा अब स्वयं को रोक नहीं सकी। उनके गले लगकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं के साथ मन में घर कर गया अपराध बोध भी बहता चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आगे की कहानियों के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।